हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास। तो जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये हमारी क्लास 25 है। इससे पहले हम 24 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं 18 अक्टूबर 2024 शिफ्ट 2 के जी के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, शुद्धि आंदोलन किस संगठन द्वारा आरंभ किया गया था? तो शुद्धि आंदोलन यह किस संगठन द्वारा आरंभ किया गया था? परमहंस मंडली, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज या रामकृष्ण मिशन? तो इसका आरंभ हुआ था आर्य समाज। ठीक है ना। शुद्धि आंदोलन यह आर्य समाज संगठन द्वारा आरंभ किया गया था। ओके, हम बात कर आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। कब और कहाँ की थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में की थी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। और स्वामी विवेकानंद ने कौन सा नारा दिया था? तो इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, यह इन्होंने नारा दिया था। ठीक है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ओके, फिर अब हम बात करें परमहंस मंडली, इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी इसकी स्थापना की थी दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी। ठीक है, दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी ने परमहंस मंडली की स्थापना की थी। और इसकी स्थापना कब की थी और कहाँ? तो ये की थी 1849 में। और इसकी स्थापना भी कहाँ की थी? बॉम्बे में। ठीक है, ओके। फिर बात करें सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो ये की थी 1873 में। और कहाँ की थी? तो ये की थी महाराष्ट्र में। ओके, फिर बात करें रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो ये की थी 1897 में कलकत्ता में। ठीक है, 1897 में कलकत्ता में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, ये थी इनके बारे में डिटेल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटिंग फॉर अ बीजा किसकी आत्मकथा है? तो बेटिंग फॉर अ बीजा यह किसकी आत्मकथा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल की? तो वेटिंग फॉर अ बीजा यह आत्मकथा है भीमराव अंबेडकर की। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के बारे में हम बात करें तो इन्हें किन नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है बाबा साहिब के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। और इन्हें संविधान का जनक माना जाता है। संविधान का जनक इन्हें माना जाता है। ओके, भीमराव अंबेडकर ये भारत के पहले कानून एवं न्याय मंत्री थे। ठीक है, भारत के पहले कानून एवं न्याय मंत्री थे V.R. अंबेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है ना, संविधान में प्रारूप
समिति के अध्यक्ष थे। ओके, फिर बात करें हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी यह भारतीय जनसंघ, ठीक है ना, भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1991 में। ठीक है, 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर बात करें जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू यह, इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चाचा नेहरू के नाम से इन्हें जाना जाता है और यह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा था, जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, इनकी आत्मकथा कौन सी है? आत्मकथा, तो इनकी आत्मकथा है एन ऑटो बायोग्राफी। बायोग्राफी, यह इनकी आत्मकथा है जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, फिर बात करें वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल, इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है, वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, जहां पर इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है ना, वहां की औरतों ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और पहले गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? मद्रास, लाहौर, कलकत्ता या बॉम्बे? तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई, तो ये हुई थी बॉम्बे में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बॉम्बे में। और कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी। और किसने की थी? तो ये की थी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी बॉम्बे में 1875 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अकबर के राज्याभिषेक के वर्ष में निम्नलिखित में से किसे खान ए खानन की उपाधि के साथ मुगल साम्राज्य का वकील नियुक्त किया गया था? बैरम खान, मुनीम खान, हाकिम मिर्जा या अब्दुल रहमान? तो भारत अकबर के राज्याभिषेक के वर्ष में खान ए खानम की उपाधि के साथ मुगल साम्राज्य का वकील नियुक्त किया गया, तो ये किया गया था बैरम खान को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैरम खान। ठीक है, हम अकबर की बात करें तो अकबर यह एक मुगल बादशाह था। ठीक है, यह हुमायूं का बेटा था। हुमायूं का बेटा था अकबर। अकबर इसने मनसबदारी प्रथा और दीन-ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। ठीक है, मनसबदारी प्रथा और दीन-ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी अकबर ने। अकबर ने किन चीजों का निर्माण करवाया? तो इसने निर्माण करवाया था आगरा का किला, आगरा का किला का निर्माण करवाया, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया, फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया और इबादत खाने का निर्माण करवाया, इबादत खाना और पंचमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, अकबर ने कौन से युद्ध लड़े थे? तो जो इसके इम्पोर्टेंट युद्ध है वो है पानीपत का दूसरा युद्ध, जो कि 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। और हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी, एक मिनट, हल्दी घाटी का युद्ध ये हुआ था 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये है मेरा क्यूआर कोड और आप इस पर कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों को डैश भी कहा जाता है। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ को कहा जाता है ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ। राइट आंसर ऑप्शन बी, ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल्यवान खनिज है? हेमेटाइट, माइका, बॉक्साइट या प्लेटिनम? तो जो एक मूल्यवान खनिज है वो है प्लेटिनम। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? मानस, शेषाचलम, अगस्त्य मलाई या पंचमढ़ी? तो मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले यह किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो यह है पचमढ़ी। ठीक है ना, राइट आंसर है ऑप्शन डी, पचमढ़ी का हिस्सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किला भारत का सबसे पुराना किला है जिसका उल्लेख सर्वप्रथम सिकंदर महान के युद्ध अभिलेखों में चौ, चौ, चौथी 20 शताब्दी ईसा पूर्व में मिलता है? तो यह मिलता है कांगड़ा किला। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, कांगड़ा किला। चलिए नेक्स्ट है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन पर निम्नलिखित में से क्या मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन दिवस पर क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस, छात्र दिवस, इंजीनियर दिवस या शिक्षक दिवस? तो यह मनाया जाता है इनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस। राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षक दिवस। ये कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 5 सितंबर को। ओके, इंजीनियर दिवस मनाया जाता है 15 दिसंबर को। छात्र दिवस 15 अक्टूबर को और संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कालिदास सम्मान किस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? मणिपुर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु? तो कालिदास सम्मान यह किस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, कालिदास के बारे में बात करें तो कालिदास इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, फिर कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी कई रचनाएं हैं जिनमें से कुछ है ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वश्यम। ये कुछ इनकी रचनाएं हैं कालिदास की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो नवंबर 2023 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित के रूप में नियुक्त किया गया था अनीश शाह। राइट आंसर ऑप्शन डी, अनीश शाह। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा भारत में महिला साक्षरता दर में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? तो भारत सरकार द्वारा भारत में महिला साक्षरता दर में, ठीक है, सुधार के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? तो ये चलाया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। राइट आंसर है ऑप्शन ए। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह सबसे गरीब है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना? तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार, ठीक है, कौन सा राज्य समूह सबसे गरीब है? तो जो गरीब है वो है बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन सी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है, कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र से उत्पन्न हुआ? गरबा, डांडिया, बिहू या लावणी? तो जो नृत्य महाराष्ट्र से उत्पन्न हुआ है लोक नृत्य वो है लावणी। राइट आंसर है ऑप्शन डी। बिहू ये कहाँ का लोक नृत्य? तो ये है असम का। डांडिया ये कहाँ का है? गुजरात का। और गरबा ये भी कहाँ का है? गुजरात का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट है, रावी कृति किस शासक के दरबारी कवि थे? राजराज, हर्षवर्धन, दंडदुर्ग, दंती दुर्ग होगा ठीक ना, दंती दुर्ग या पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो रावी कृति ये किस शासक के दरबारी कवि थे? तो यह दरबारी कवि थे पुलकेशिन द्वितीय के। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रावी कृति। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ये किस वंश के शासक थे? तो ये थे चालुक्य वंश के शासक। ठीक है, चालुक्य वंश के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। दंती दुर्ग तो यह है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन यह वर्धन वंश के राजा थे। और राजराज तो यह चोल वंश के राजा थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम डैश पर आधारित है? 1950, 1942, 1935 या 1949? तो भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अवायवीय गतिविधि का उदाहरण है? ऊंची कूद, स्कीपिंग, चलना या तैराकी? तो इनमें से कौन सी अवायवीय गतिविधि का उदाहरण है? तो ये है ऊंची कूद। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, जल कार्यों में जल शोधन के लिए प्रयुक्त प्रक्रियाओं का सही क्रम चुनें। निस्पंदन, क्लोरीनीकरण, निलंबित, अशुद्धि अपसादन, ठोस अशुद्धि अपसादन? तो जल कार्यों में जल शोधन के लिए प्रयुक्त क्रियाओं का सही क्रम, तो जो इसका सही क्रम है वो है ठोस अशुद्धि अपसादना। ठीक है, और उसके बाद है निलंबित अशुद्धि साधना, और इसके बाद है निस्पंदन, और फिर है क्लोरीनीकरण। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? राइट आंसर है फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मैसूर बंधु किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो मैसूर बंधु यह जाने जाते हैं वायलिन के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वायलिन। ओके, चलिए नेक्स्ट है, क्रिकेट पिच की मानक लंबाई क्या है? तो क्रिकेट पिच की मानक लंबाई है 22 गज। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित निम्नलिखित बंदरगाहों के समूह कौन से हैं? तो जो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित बंदरगाहों के समूह ये कौन से हैं? तो ये हैं हल्दिया और पारादीप। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हल्दिया और पारादीप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा 2023 में लंबित संविदात्मक विवादों का प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है विवाद से विश्वास द्वितीय। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान आमतौर पर कौन से वित्तीय उत्पाद प्रदान करते हैं? तो भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान आमतौर पर कौन से वित्तीय उत्पादन प्राप्त करते हैं? तो ये प्राप्त करते हैं गरीब व्यक्तियों के लिए अनुकूलित बचत, ऋण और बीमा सेवाएं। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 2023 में भारत में आयोजित एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का कौन सा संस्करण था? तो 2023 में भारत में आयोजित एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का कौन सा संस्करण था? 16वां, 13वां, 14वां या 15वां? तो ये था 13वां संस्करण। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है
कि भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। तो ये किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 77(1) में। राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 77(1) में। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।